हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में। और देखिए इस वीडियो लेक्चर में हम इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। थ्योरम के अकॉर्डिंग द यूनियन ऑफ ए फाइनाइट सेट एंड ए काउंटेबल सेट इज ए काउंटेबल। तो यहाँ पर देखिए एक फाइनाइट सेट हम लेंगे और एक काउंटेबल सेट हम लेंगे और दोनों का यूनियन हमें काउंटेबल बताना है। तो थ्योरम के स्टेटमेंट को समझें। ए क्या है, यहाँ पर फाइनाइट सेट है और बी क्या है, देखिए काउंटेबल सेट है। तो ए तो यहाँ पर परिमित समुच्चय है और बी क्या है, यहाँ पर गणनीय समुच्चय है। हमें प्रूफ क्या करना है, देखिए हमें प्रूफ करना है ए यूनियन बी इज ए काउंटेबल। इसको हमें काउंटेबल बताना है। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल सिंपल सी थ्योरम है। स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो स्टेटमेंट को समझना बेहद आसान। अब देखिए इसे हम प्रूफ करेंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक फाइनाइट सेट ले लेते हैं। तो मान लेते हैं ए तो एक फाइनाइट सेट है और बी क्या है, काउंटेबल। ए क्या है, परिमित, और बी मान लेते हैं काउंटेबल, गणनीय समुच्चय। तो लिखें आप प्रूफ। तो यहां पर हम कुछ कंडीशन हम लेके चलेंगे। हम मान लेते हैं ए क्या है, देखिए फाइनाइट सेट है। ए क्या है, फाइनाइट सेट। और बी को क्या मान लेते हैं, काउंटेबल। चलिए तो ये हम यहां पर लेके चलेंगे। देखिए ए को तो हमने क्या माना है, देखिए ए को तो हमने यहाँ पर फाइनाइट ले लिया है और बी को काउंटेबल ले लिया है। अब हमारा टारगेट देखिए ये होना चाहिए ए यूनियन बी। ए यूनियन बी को हम क्या बता देंगे, काउंटेबल सेट हम बता देंगे, गणनीय समुच्चय हम बता देंगे। तो देखिए यहाँ पर ए फाइनाइट है। ए क्या है यहाँ पर, फाइनाइट। चलिए इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। ए क्या है यहाँ पर, फाइनाइट है। और बी क्या है, देखिए बी काउंटेबल है। अब देखिए ए फाइनाइट है तो ये तो देखिए ये तो फिक्स हो गया है। और यहां पर देखिए इसकी दो स्थितियां यहां पर हमें मिलेगी, दो कंडीशन मिलेगी। तो इसके दो केस होंगे। देखिए कहने का मतलब, या बी जब काउंटेबल होता है तो देखिए मैंने आपको बताया था काउंटेबल सेट फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है ना। फाइनाइट तो फाइनाइट रहेगा, फाइनाइट इनफाइनाइट कैसे बनेगा, है ना। तो यहाँ तो इसकी एक ही कंडीशन चलेगी। तो जो भी काउंटेबल सेट है, देखिए हमें दोनों केसेस पे फोकस करना पड़ेगा। काउंटेबल सेट फाइनाइट भी होता है और इनफाइनाइट भी होता है। तो यहाँ पर देखिए बी की दो कंडीशन यहाँ पर बनेगी। बी क्या होगा, फाइनाइट होगा या फिर वो इनफाइनाइट होगा। अब देखिए बी अगर फाइनाइट है तो ऐसी कंडीशन में क्या है, पहले हम थ्योरम को देखिए समझ लेते हैं। सपोज कीजिए बी क्या है, फाइनाइट है और यहाँ पर ए क्या है, ए भी फाइनाइट है। तो जब हम दोनों का यूनियन हम लेंगे तो ये भी फाइनाइट आ जाएगा। दो परिमित समुच्चयों का जो संघ होता है, यूनियन, वो भी परिमित समुच्चय होता है। तो यहाँ बी फाइनाइट है, ए फाइनाइट है, तो दोनों का यूनियन भी फाइनाइट होगा। तो जब ए यूनियन भी फाइनाइट होगा तो वो काउंटेबल हो जाएगा। तो देखिए बी अगर फाइनाइट है तो यहाँ पर दोनों का यूनियन क्या आ रहा है, देखिए काउंटेबल। तो ये तो पहला केस बहुत आसान है। अब देखिए यहाँ पर बी अगर इनफाइनाइट है, काउंटेबल तो है लेकिन अगर वो इनफाइनाइट काउंटेबल हुआ, अनंत गणनीय समुच्चय हुआ, तो फिर ऐसी कंडीशन में बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे। तो बी में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, इस कंडीशन की बात कर रहा हूं। इस कंडीशन में बी में इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे। और ए तो क्या है, देखिए फाइनाइट है तो इसमें फाइनाइट क्वांटिटी में एलिमेंट्स होंगे, है ना। इसमें परिमित संख्या में अवयव होंगे और इसमें अपरिमित संख्या में अवयव होंगे। अब यहां पर देखिए इस कंडीशन में भी दो केस बनेंगे। देखिए यहाँ पर ए यूनियन बी, दो सेट को हम आपस में मिला रहे हैं, तो उनमें देखिए कॉमन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो यहाँ पर देखिए हमें दो केस पर फोकस करना पड़ेगा। पहले तो हम लेंगे कि इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है।
दैट इज इनका इंटरसेक्शन एक एम्प्टी सेट है, रिक्त समुच्चय है। तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल फाइव का मतलब क्या होता है, ए और बी में कोई भी कॉमन नहीं है। तो जब ऐसी कंडीशन होगी तो हमें ए यूनियन बी को क्या बताना है, ए यूनियन बी को हमें काउंटेबल बताना है। और देखिए एक कंडीशन और, अगर ए और बी में कोई कॉमन आ जाए दैट इज नॉट इक्वल 5, तो इस केस पर भी हमें डिस्कस करना है। तो यहाँ पर देखिए ओवरऑल देखिए मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर हम देखिए कौन कौन सी कंडीशन पर हम डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ बी क्या हो सकता है, देखिए बी फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए बी अगर फाइनाइट है, अगर बी फाइनाइट है तो ऐसी कंडीशन में ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, फाइनाइट। चलिए मैं यहाँ शॉर्ट में लिख देता हूं, ऐसी कंडीशन में ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, फाइनाइट। तो देखिए बी अगर फाइनाइट है, यहाँ ए तो देखिए ए फाइनाइट है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं रखना, ए तो फाइनाइट है, ये चेंज नहीं हुआ। बी की दो कंडीशन बन रही है, यहाँ पे दो केस हमें मिलेंगे, बी फाइनाइट हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। बी अगर इनफाइनाइट है तो फिर यहाँ पर दोनों को अगर हम दोनों का यूनियन अगर हम लेते हैं तो वो फाइनाइट होगा। और ये अगर फाइनाइट है तो काम हो गया, फाइनाइट सेट काउंटेबल होता है। और हमारा मेन टारगेट यही है, ए यूनियन बी को यहाँ पर काउंटेबल बताना। तो चलिए यहाँ पर ये क्या है, ए यूनियन बी, इसको क्लियर लिख लेते हैं, ए यूनियन बी। अब यहाँ पर देखिए बी अगर इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट है तो ऐसी कंडीशन में जब हम ए यूनियन बी पर हम फोकस करेंगे तो यहाँ ए यूनियन बी के देखिए दो केस बनेंगे। हम यहाँ क्या करेंगे, देखिए ए और बी को आपस में मिलाएंगे और इसको हमें क्या बताना है, काउंटेबल। लेकिन इसको दो केस में हम काउंटेबल बताएंगे। उसमें देखिए पहली जो कंडीशन होगी, पहली कंडीशन क्या होगी, देखिए जब इन दोनों का यूनियन हम निकालेंगे तो उस यूनियन में देखिए कोई भी कॉमन नहीं होगा या फिर कोई कॉमन आ जाएगा। तो दो केस इसके बनेंगे, चलिए यहीं पे मैं लिख देता हूं, ये ली, या फिर ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाए, नॉट इक्वल 5। तो यहां पर देखिए हमें इसके अकॉर्डिंग थ्योरम देखना है, ये मैंने साइड में लिख दिया है। इसको हम, है ना, इस पर हम फोकस करेंगे और देखिए जो भी थ्योरम प्रूफ करेंगे देखिए स्टेप बाय स्टेप हम इस तरह से आगे बढ़ेंगे। क्योंकि यहाँ पर देखिए हर एक केसेस में ए यूनियन बी को काउंटेबल बताना है। बी फाइनाइट है और ए तो फाइनाइट है, ए की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, ए तो यहाँ पर फिक्स हो चुका है, ए इज फाइनाइट। बी के दो केस बनेंगे, बी फाइनाइट है तो ए यूनियन बी फाइनाइट हो जाएगा और ऐसी कंडीशन में ये हो जाएगा देखिए काउंटेबल, फिर कोई दिक्कत नहीं। अब बी अगर इनफाइनाइट है, अपरिमित समुच्चय है, तो इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे। और इसमें अगर इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे तो हम इस ए के साथ उसका यूनियन हम लेंगे, तो फाइनली ए यूनियन बी में इनफाइनाइट एलिमेंट्स आ जाएंगे। लेकिन ए यूनियन बी यहाँ पर जब हम निकालेंगे तो ऐसी कंडीशन में देखिए ए और बी में कॉमन हो भी सकता है ना, और कॉमन नहीं भी हो सकता। अगर कॉमन नहीं है, कोई भी कॉमन नहीं है, तो इनका इंटरसेक्शन 5 होगा, और अगर इनमें कोई कॉमन है तो इनका इंटरसेक्शन 5 नहीं होगा। तो देखिए हर एक कंडीशन में यहाँ पर हमें इसको क्या बताना है, काउंटेबल बताना है। चलिए तो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, बी और ए। बी क्या है, काउंटेबल, ए क्या है, फाइनाइट, जो हमने ले लिया है। तो यहाँ पर चलते हैं हम केस फर्स्ट पे। ये है देखिए केस फर्स्ट, चाहे तो मैं लिख देता हूँ, ये है देखिए केस फर्स्ट और ये है देखिए केस सेकंड। ठीक है, हालांकि कॉमन सी बात है, मैं हटा देता हूँ, है ना, क्योंकि ये तो यहाँ पर आई का मतलब इनफाइनाइट सेट है, आप इसे इनफाइनाइट मत समझ लेना, इसलिए हटा देते हैं, कॉमन सी बात है। ये इधर फर्स्ट केस, इधर सेकंड केस। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे देखिए केस फर्स्ट की। केस फर्स्ट लिखिए आप, जब बी क्या है, फाइनाइट है, बी क्या है, परिमित समुच्चय, ये लीजिए बी फाइनाइट है, इसका मतलब वो परिमित समुच्चय। तो इस कंडीशन में क्या होगा, तब
तो इस स्थिति में देखिए कितनी मजेदार थ्योरम है। ए यूनियन बी, हमारा मेन टारगेट क्या है, देखिए यूनियन ऑफ ए फाइनाइट सेट एंड ए काउंटेबल सेट इज ए काउंटेबल। एक फाइनाइट सेट और एक काउंटेबल सेट का यूनियन हर कंडीशन में काउंटेबल होता है। तो ये था फाइनाइट सेट और ये भी हो गया देखिए फाइनाइट सेट। तो यहां पर ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, फाइनाइट होगा। ये लीजिए ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, फाइनाइट। और जब कोई फाइनाइट सेट होता है, फाइनाइट सेट, तो उसको हम क्या कहते हैं, काउंटेबल कहते हैं। ठीक है, ये थ्योरम है, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। जो भी फाइनाइट सेट है तो वो काउंटेबल होता है। दैट इज ए यूनियन बी विल बी काउंटेबल सेट। ये लीजिए, तो देखिए बी फाइनाइट है तो यहाँ पर ए यूनियन बी फाइनाइट हो जाएगा और ये फाइनाइट हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें फाइनली ये बी क्या मिल जाएगा, काउंटेबल। तो देखिए बी अगर फाइनाइट है तो ए यूनियन बी फाइनाइट होता है और जो फाइनाइट होता है उसी को हम कहते हैं काउंटेबल सेट, है ना, फाइनाइट काउंटेबल होता है। तो देखिए बहुत आसान सी कंडीशन हमने यहाँ पर देखी है। ये केस फर्स्ट था, बहुत सिंपल कंडीशन है और उस कंडीशन के बेस पे हमने इसको क्या बता दिया, देखिए काउंटेबल। अब यहाँ पर देखिए हम सेकंड कंडीशन की बात करेंगे। ये जो सेकंड केस है इसमें हम बी को क्या लेंगे, इनफाइनाइट सेट। तो चलिए केस सेकंड पे हम चलते हैं, लिखें आप केस सेकंड। व्हेन बी इज इनफाइनाइट, जब बी क्या है, देखिए अपरिमित है, इनफाइनाइट। और ये क्या था, देखिए फाइनाइट। हर एक केस पर यहां पर हमें डिस्कस करना है। अब बी को मैंने क्या ले लिया, इनफाइनाइट। अब देखिए हम ऐसी कंडीशन में, जब बी इनफाइनाइट है तो ऐसी कंडीशन में हम ए यूनियन बी निकालने जा रहे हैं। जब हम ए और बी का यूनियन निकालेंगे तो ए और बी में कुछ कॉमन एलिमेंट्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो सबसे पहले हम देखिए, हम मानेंगे यहाँ पर कि ए और बी में कोई भी कॉमन नहीं है। चलिए, तो ये केस सेकंड है। अब यहां मान लेते हैं, अब यदि ए और बी में कोई कॉमन नहीं, तो यहां पर देखिए पहले हम, चलिए केस तो बाद में लगा देंगे, पहले जो फाइनाइट इनफाइनाइट है उसके अकॉर्डिंग हम कुछ एलिमेंट्स ले लेते हैं, है ना। यहां मान लेते हैं माना, देखिए बी क्या है, यहां पर इनफाइनाइट है और ए क्या है, फाइनाइट। तो बी को हम क्या मान सकते हैं, बी है इनफाइनाइट सेट। तो देखिए इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, इनफाइनाइट होंगे, अनंत अवयव होंगे। मान लेते हैं इस बी में जो इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं वो क्या है, देखिए b1 b2 b3 और आगे चल के कहीं ना कहीं देखिए इसमें और भी एलिमेंट्स आएंगे, bn और भी एलिमेंट्स आएंगे। अब देखिए इसको हम इस तरह से क्यों ले रहे हैं, b1 के बाद b2 b2 के बाद b3, इस तरह से हम सीक्वेंस में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये काउंटेबल है। और इनफाइनाइट काउंटेबल सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो सीक्वेंस की फॉर्म में होते हैं। अनंत गणनीय समुच्चय के जो अवयव होते हैं वो एक अनुक्रम के रूप में होते हैं। ये बात मैं बता भी चुका हूं। इनफाइनाइट काउंटेबल सेट है तो उसके एलिमेंट्स सीक्वेंस की फॉर्म में होंगे, और यदि किसी इनफाइनाइट सेट के एलिमेंट्स, इनफाइनाइट सेट के एलिमेंट्स यदि सीक्वेंस की फॉर्म में तो वो काउंटेबल हो जाता है। दोनों तरह से ये थ्योरम चलती है। देखिए ये स्टेटमेंट मैंने आपको बताया भी था जब काउंटेबल सेट की डेफिनेशन को हमने डिटेल में समझा था। तो चलिए यहाँ पर बी क्या है, देखिए इस तरह से b1 b2, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स है, ये इनफाइनाइट है। और देखिए ए क्या है, ए को तो हमें देखिए डिस्टर्ब नहीं करना, वो तो गिवन है, दिया गया है। हालांकि यहाँ पर बी काउंटेबल था, ये हमें दे रखा है, लेकिन काउंटेबल सेट की दो कंडीशन होती है, वो फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। तो दोनों केसेस पे हमें फोकस करना है और दोनों कंडीशन में
हमें ए यूनियन बी को काउंटेबल बताना है। पहली कंडीशन में हम काउंटेबल बता चुके हैं और दूसरी कंडीशन की अब हम बात कर रहे हैं। चलिए तो सेकंड कंडीशन पे हम चलेंगे। तो यहां पर देखिए ए क्या है, फाइनाइट, तो ए को हम कैसे ले सकते हैं? देखिए ए को हम कैसे ले सकते हैं? ए को हम इस तरह से ले सकते हैं, देखिए A1 A2 A3। अब देखिए इसको यहाँ कहीं ना कहीं हम रोक देंगे इस सीरीज को, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, फाइनाइट। मान लेते हैं इसमें m एलिमेंट्स हैं। कितने हैं? m फॉर मंकी। ये लीजिए am, कितने एलिमेंट्स हैं, है ना। n यहाँ पर वेरी कर रहा है ना। n की वैल्यू इस तरह से यहाँ पर 1 2 3 लेंगे b के साथ, तो b के एलिमेंट्स मिलेंगे। और n की वैल्यू यदि हम 1 से लेकर m तक लेंगे a के साथ, तो यहाँ पर कह सकते हैं, देखिए ऐसा भी हम कह सकते हैं, यहाँ an क्या है, देखिए an किसका एलिमेंट होगा? a का होगा। कब? जब n की वैल्यू 1 to m, n की वैल्यू क्या होगी? 1 to m, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इसलिए हमने यहाँ पर देखिए जो ये पैरामीटर है अलग अलग लिया है। इसमें हमने m एलिमेंट्स बोल दिए और इसमें देखिए इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं। कहीं ना कहीं bn आएगा, फिर bn के बाद आगे और भी कुछ मिलेगा, है ना। तो इसमें तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं। और देखिए ये काउंटेबल सेट की एक विशेषता होती है, हमें ये पता होता है कि इसके बाद कौन सा एलिमेंट है। यहाँ पर देखिए b1 के बाद b2 है, b2 के बाद b3। अगर हम देखिए यहाँ पर इनकी एग्जैक्ट वैल्यू भी अगर हम लें किसी काउंटेबल सेट की, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर 2n, ये एक सीक्वेंस है, तो यहाँ पर इससे हमें सीक्वेंस में देखिए, सीक्वेंस अभी हम जब कन्वर्जेंट थ्योरी देखेंगे, है ना, थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंट, तो उसमें देखिए वहाँ पर हमें सीक्वेंस को समझना है, अनुक्रम को हम डिटेल में समझेंगे। ये अनुक्रम का साइन होता है और उस अनुक्रम के अंदर जो भी लिखा जाता है उस अनुक्रम का एक व्यापक पद होता है, एक जनरल टर्म होती है। तो ये सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। और यहाँ पर सीक्वेंस में जो जनरल टर्म होती है उसमें जब हम इनपुट देते हैं तो इनपुट क्या देते हैं, देखिए 1 2 3। हम कह सकते हैं सीक्वेंस का डोमेन प्रांत होता है, यहाँ से इनपुट लेता है और ये होते हैं नेचुरल नंबर्स। तो इस सीक्वेंस में हम ये नेचुरल नंबर हम पुट करते हैं तो हम सीक्वेंस के एलिमेंट्स को प्राप्त कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1 पुट करोगे तो 2 4 6 इस तरह से देखिए ये अगर पुट करोगे इस सीक्वेंस में तो यहाँ पर हमें इस तरह का रिजल्ट मिलेगा। तो ये सीक्वेंस की जनरल टर्म होती है। जनरल टर्म के साथ इस तरह का हम साइन लगा देते हैं, ये सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें हम इस तरह से 1 2 3 4 5 पुट करते हैं और सीक्वेंस के एलिमेंट हम प्राप्त कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस सीक्वेंस से मिलने वाला ये जो सेट होगा ये होगा काउंटेबल सेट। क्या हो जाएगा? ये काउंटेबल। और ये काउंटेबल क्यों है? क्योंकि ये एक सीक्वेंस की फॉर्म में है। इनफाइनाइट सेट जब सीक्वेंस की फॉर्म में होता है तो वो काउंटेबल होता है। अब ये काउंटेबल है, इनफाइनाइट काउंटेबल। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था इनफाइनाइट काउंटेबल सेट की एक विशेषता होती है, उसमें हमें ये पता होता है कि इस एलिमेंट के बाद कौन सा एलिमेंट आएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 के बाद क्या है 4, 4 के बाद 6, क्या इसमें 100 भी आएगा, 100 के बाद देखिए क्या आएगा 102, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि काउंटेबल सेट में हमें ये पता होता है कि कौन से एलिमेंट के बाद कौन सा आएगा। तो यहाँ भी देखिए हमने इस b के एलिमेंट्स को इस तरह से लिया है, क्योंकि b क्या है यहाँ पर, b तो एक काउंटेबल है, ये गिवन है, दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए b1 के बाद मान लेते हैं b2, फिर b3, b4, b5, इस तरह से ये सीरीज चलती रहेगी, क्योंकि ये इनफाइनाइट काउंटेबल है। और ये क्या है, देखिए ये तो फाइनाइट था, इसलिए हमने इसको इस तरह से लिया है। अब देखिए यहाँ पर हम a यूनियन b निकाल रहे हैं। अब a यूनियन b देखिए ये रोस्टर फॉर्म होती है ना, सेट की रोस्टर फॉर्म। और इसमें देखिए रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते। मैं आपको बता देता हूँ, देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपने किए होंगे। जैसे ये वर्ड है बनाना, है ना, 11th क्लास में जब हम साइंस लेते हैं मैथमेटिक्स, बनाना शब्द के अक्षरों से बनने वाला समुच्चय क्या होगा। तो इस ये जो बनाना है इसके जो अल्फाबेट है उससे हम एक सेट बनाएंगे। तो देखिए बी ले लेंगे, फिर ए ले लेंगे, फिर एन ले लेंगे। हालांकि ये देखिए 3 टाइम आ रहा है और एन 2 टाइम आ रहा है, लेकिन रोस्टर फॉर्म में लिखते एक ही बार है ना। तो इसलिए यहाँ पर देखिए अगर रिपीटेशन हो जाए तो उसे हम नहीं लिखते। तो यहाँ पर देखिए अगर इन दोनों में कुछ कॉमन एलिमेंट्स अगर हमें मिलेंगे तो फिर हम उसे रिपीट क्यों करेंगे, है ना।
तो कॉमन एलिमेंट्स जो भी होते हैं, तो जब हम यूनियन निकालेंगे तो ये यूनियन भी तो एक सेट है, और सेट की रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते। तो यहाँ पर इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, अगर कॉमन है तो फिर यहाँ पर नॉट इक्वल 5 होगा, अगर है ना कॉमन है तो फिर यहाँ पर नॉट इक्वल 5, अगर इसमें कोई भी कॉमन नहीं है तो फिर इनका इंटरसेक्शन 5 हो जाएगा। दोनों केस पर हमें फोकस करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर केस कौन सा देखेंगे, ये वाला केस हम देख लेते हैं। हम यूनियन निकालने जा रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए कोई भी कॉमन नहीं है। लिखें, अब यदि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल 5, ये वाला केस हम देख रहे हैं, ठीक है। हालांकि ये केस सेकंड ही चल रहा है, देखिए ये तो था केस फर्स्ट और ये है देखिए केस सेकंड। केस सेकंड में हम ये वाली कंडीशन देख रहे हैं जब ए और बी में कोई भी कॉमन नहीं है। अब देखिए यहां पर हम यूनियन निकालेंगे तो क्या मिलेगा, तो इस स्थिति में तो ये वाली कंडीशन हम देख रहे हैं, देखिए ए इंटरसेक्शन बी 5 है, दैट इज ए और बी में कोई भी कॉमन नहीं है। और देखिए यहाँ एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे इसमें 1 to 4 है और इस बी में देखिए यहाँ पर 5 6 ये 2 है। अब हम क्या करेंगे, जब इनका यूनियन हम निकालेंगे तो देखिए वो क्या आ जाएगा, 1 2 4 5 6, इसके भी सारे एलिमेंट्स ले लेंगे, इसके भी सारे एलिमेंट्स हम ले लेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर देखिए ए में क्या है 1 2 4 और 5, और बी में क्या है देखिए 5 और 6, अगर हम यूनियन हम निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए 1 2 4 इसके सारे एलिमेंट्स हम ले लेंगे। अब इसके अगर सभी एलिमेंट्स लेंगे तो देखिए 5 रिपीट हो जाएगा, लेकिन रिपीटेशन इज नॉट अलाउ, एक बार हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि सेट में देखिए रिपीटेशन नहीं होती। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था बनाना, उसमें एक कितनी बार आता था, 3 बार, लेकिन उसको एक बार ही हमने लिया था। तो देखिए यहाँ पर अगर इस तरह से कॉमन पार्ट अगर हमें मिल जाता है तो हमें एक ही बार लेना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। यहाँ तो देखिए क्या है, ए इंटरसेक्शन बी 5 के इक्वल है, यानी उसमें कोई भी कॉमन नहीं है। तो इस तरह का केस है, ए और बी में कोई भी कॉमन नहीं होता है तो यूनियन में इसके भी सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं और इसके भी सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो चलिए यहां पर देखिए कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है, तो देखिए इस स्थिति में अगर हम ए यूनियन बी अगर हम निकालें तो देखिए ए के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे और बी के भी सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब देखिए ए के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, A1 A2 और AM, और बी के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, देखिए B1 B2 और BN, और ये सीरीज आगे चलती रहेगी। अब देखिए यहाँ पर हमारा टारगेट क्या है, टारगेट को भूलना नहीं है, टारगेट पे भी फोकस करना है। टारगेट है देखिए ए यूनियन बी को काउंटेबल बताना, इसे हमें काउंटेबल बताना है। अब देखिए ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स हैं, यहां पर देखिए ए यूनियन बी में इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं। अब यहां पर देखिए हमें ए यूनियन बी को अगर काउंटेबल बताना है तो हमें एक फंक्शन ऐसा मिल जाए, एक फंक्शन किससे किस में, एन से ए यूनियन बी में, एक फंक्शन हमें इस तरह से मिले जो एन से ए यूनियन बी में डिफाइन हो। तो ऐसी कंडीशन में यदि ये 1 1 on 2 हो जाए, क्या हो जाए 1 1 on 2, एक की आच्छादक, एक फलन एन से ए यूनियन बी में इस तरह से परिभाषित हो कि वह एक की आच्छादक हो जाए, 1 1 on 2 हो जाए। तो ये फंक्शन यदि 1 1 on 2 है, एक की आच्छादक है, तो हम कह सकते हैं एन किसके इक्विवेलेंट है, ए यूनियन बी के, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं ए यूनियन बी किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, एन के। और अगर कोई समुच्चय एन के इक्विवेलेंट होता है तो फिर वो काउंटेबल हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह की एक मैपिंग हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे ए यूनियन बी को काउंटेबल बताने के लिए। चलिए तो यहाँ पर हम एक मैपिंग ले लेते हैं, कचरा साफ कर देते हैं, ये लीजिए, हटाओ इसको। अब देखिए मान लेते हैं, बहुत आसान मजेदार थ्योरम, देखिए माना
एफ इज ए फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू ए यूनियन बी सच दैट। तो देखिए यहां पर एक फंक्शन एन से ए यूनियन बी सच दैट इस प्रकार डिफाइन है। देखिए किस तरह से डिफाइन है, एफ ऑफ एन। देखिए यहां पर ये जो बी के एलिमेंट्स हैं, ये बी के एलिमेंट्स, अगर हम बी के एलिमेंट्स की बात करें तो ये एक सीक्वेंस की फॉर्म में है। क्या है ये? सीक्वेंस की फॉर्म में। और सीक्वेंस की फॉर्म में क्यों है? क्योंकि यह इनफाइनाइट काउंटेबल सेट है। बी को हमने यहां पर क्या ले रखा है, ये केस सेकंड चल रहा है, केस सेकंड में बी को इनफाइनाइट लिया है और बी तो ऑलरेडी काउंटेबल है, गिवन है, दे रखा है। बी काउंटेबल है और इनफाइनाइट वाला केस हम देख रहे हैं। और देखिए इनफाइनाइट काउंटेबल सेट, अनंत गणनीय समुच्चय, उसके एलिमेंट्स सीक्वेंस की फॉर्म में होते हैं। तो यहां पर देखिए ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सीक्वेंस की फॉर्म में हैं, तो इसकी कोई ना कोई जनरल टर्म होगी। मान लेते हैं वो जनरल टर्म है बी एन माइनस एम। अब देखिए ये हमने क्यों ली, क्योंकि हम यहाँ पर देखिए हम एक इस तरह से, हम एक फंक्शन इस तरह से डिफाइन करेंगे कि वो 1 1 ऑन 2 हो। तो उसके लिए हमें आउटपुट में देखिए हर एक एलिमेंट मिलना चाहिए, क्योंकि किसी फलन का जो आउटपुट होता है, जो परिसर होता है, रेंज, वो किसके इक्वल आ जाना चाहिए? इस कोडोमेन के इक्वल, तभी तो वो आच्छादक होगा, है ना, ऑन टू फंक्शन होगा। तो यहाँ पर देखिए हम इसकी एक जनरल टर्म ले लेंगे। और वैसे भी देखिए ये किस फॉर्म के हैं, देखिए ये जितने भी है ये बी आई फॉर्म के हैं। तो यहाँ पर देखिए हम इसकी एक जनरल टर्म ले लेंगे। तो हमें देखिए फंक्शन किस तरह से डिफाइन करना है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए एक बार यहाँ पर फंक्शन हम डिफाइन कर लेंगे तो देखिए वो 1 1 ऑन 2 तो वैसे हो जाएगा, है ना। हालांकि हम उसी को सोचते हुए लेंगे, यहाँ पर जो भी फंक्शन बनाएंगे वो 1 1 ऑन 2 वाला फंक्शन ही बनाएंगे। अगर हमें ऐसा 1 1 ऑन 2 वाला फंक्शन मिल जाता है तो फिर यहाँ पर देखिए काउंटेबिलिटी आ जाएगी, अदरवाइज काउंटेबल नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर ये भी एक जनरल टर्म है। देखिए जो फाइनाइट सेट होता है वो तो काउंटेबल होता है। तो यहाँ पर देखिए हम इस तरह से यहाँ पर हम ले सकते हैं, देखिए इस फंक्शन का जो आउटपुट है वो ए एन होगा। ए एन कब होगा? जब हम एन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लें। देखिए एन की वैल्यू हम 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 से कहाँ तक? एम तक। तो देखिए ये फंक्शन इस कंडीशन में ये आउटपुट देता है। और यहां पर देखिए इसकी जनरल टर्म हम ले सकते हैं बी एन माइनस एम। और देखिए यहां हम कोई भी सेट, वैसे ये कौन सा सेट है? देखिए ये इनफाइनाइट सेट है और इनफाइनाइट सेट को हमें यहां बताना है काउंटेबल, ठीक है। तो यहां पर देखिए हमें 1 1 ऑन 2 मैपिंग बतानी है, एक एक ही आच्छादक फलन हमें बताना, उसी के लिए हम यहाँ पर ये फलन मान रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका आउटपुट ए एन है 1 से लेकर एम तक, है ना। और अब देखिए एम से बड़ा नंबर भी हमें लेना है, क्योंकि यहाँ पर हम जो भी इनपुट लेंगे वो इनपुट किस में से लेंगे? देखिए ये मैंने लिख रखा है यहाँ पर, इनपुट हम इसमें से लेंगे, क्योंकि कोई भी फलन अगर परिभाषित होता है तो वह अपने प्रांत पर परिभाषित होता है, प्रांत के बिंदुओं पर कोई ना कोई वैल्यू वो देता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो फंक्शन है हम डिफाइन कर रहे हैं इसे एन से ए यूनियन बी में। तो ये फंक्शन जो इनपुट लेगा वो अपने डोमेन में से लेगा, प्रांत में से, और प्रांत क्या है यहाँ पर? एन। तो यहाँ पर देखिए इस एन इक्वल 1 की हम बात कर रहे हैं। देखिए 1 के बाद 1 से ही हमें स्टार्टिंग करना है, 1 से लेकर कहाँ तक चले गए? एम तक हम चले गए। अब देखिए इसके बाद हम एम प्लस 1 भी लेंगे, फिर m प्लस 2 भी लेंगे। तो इसके बाद देखिए यहाँ पर n की वैल्यू हम क्या लेंगे? देखिए m से बड़ी, m तक तो यहाँ ले लिया, m से बड़ी वैल्यूज दैट इज m प्लस 1 m प्लस 2। तो फिर यहाँ पर आ जाएंगे, ये लीजिए, और आगे ये चलता रहेगा। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर देखिए हमने टोटल नेचुरल नंबर कवर कर लिए। तो हर एक नेचुरल नंबर पर फंक्शन कोई ना कोई वैल्यू जरूर देगा, है ना, देना चाहिए। और अगर यहाँ पर कोई नेचुरल नंबर पर अगर फंक्शन कोई वैल्यू नहीं देगा, आउटपुट नहीं देगा, तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एन है, डोमेन के हर एक एलिमेंट पर, प्रांत के हर एक अवयव पर फलन आउटपुट जरूर देता है ना। यही फलन की परिभाषा है। प्रांत के बिंदुओं पर वो अपरिभाषित नहीं हो सकता। तो यहाँ पर देखिए n इक्वल 1 2 3 4 5 m तक चले गए, और m के बाद देखिए m प्लस 1 m प्लस 2 m प्लस 3, और उसके बाद
एन की वैल्यू जो भी है एम से यहाँ पर बड़ी होगी। यहाँ पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, एन की वैल्यू एम तक तो यहाँ पर ले ली और एम से बड़ी यहाँ आ जाएगी, बात एक ही है। अभी जो लिखा था वो एम लेस देन एन था, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अगर हम ये फंक्शन यहाँ पर लेते हैं और इस फंक्शन को अगर चेक करते हैं तो वास्तव में ये क्या होगा, 1 1 on 2 होगा, और जैसे ही 1 1 on 2 होगा हमारा काम भी हो जाएगा। तो देखिए ये हमने मान लिया, तब क्या होगा, देखिए तब एफ, अब देखिए यहाँ पर हम फंक्शन की वैल्यूज हम निकालते हैं। देखिए फंक्शन इनपुट इसमें से लेगा, इसका पहला एलिमेंट क्या होता है, देखिए 1, 1 पर क्या मिलेगा, देखिए एन की वैल्यू 1 है, फंक्शन इस तरह से काम करेगा और एम तक इस तरह से काम करेगा, और एम से बड़ा मान जब होगा एन का मान जब एम से बड़ा होगा तो फंक्शन इस तरह से काम करेगा। चलिए तो 1 पे हमें क्या मिलेगा, देखिए a1, और फिर देखिए हम 2 पे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, 2 पे क्या मिलेगी, इसी से मिलेगी a2। इस तरह से देखिए जब हम m पर वैल्यू निकालेंगे तो m पर हमें इसी से मिलेगी, कितनी मिल जाएगी, देखिए am, और देखिए अगर हम यहाँ पर am + 1 पर हम निकालें, देखिए यहाँ पर हम कंटिन्यूअस नेचुरल नंबर ले रहे हैं लगातार, 1 2 3 4 5 अप टू m तक ले लिया। m के बाद क्या आता है, देखिए m + 1, और m + 1 पर क्या मिलेगा, कहाँ गया, देखिए ये m + 1। अब देखिए m + 1 किसे बिलोंग करता है, देखिए ये रहा, m से बड़ी वैल्यूज, m + 1 क्या होता है, m से बड़ा होता है। तो जब n का मान m से बड़ा होता है तो फंक्शन इस तरह से काम करेगा। तो यहाँ देखिए m + 1, n की जगह आप क्या रखोगे, इस n की जगह m + 1 रखोगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए b1। n की जगह आप क्या रखोगे, m + 2, यहाँ आप m + 2 रखें तो m + 2 यहाँ रखोगे तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, देखिए b2। और इस तरह से देखिए यहाँ पर हमें और भी एलिमेंट्स मिलते रहेंगे, एक एलिमेंट और लिख देता हूँ, चलिए बहुत है, ये लीजिए सभी एलिमेंट्स हमें मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर देखिए, और वैसे लिख देते हैं, चलिए 3 एलिमेंट्स हम लिख देते हैं, ये लीजिए जब हम यहाँ पर m + 3 हम पुट करेंगे तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा, b3। यहाँ पर देखिए n की जगह m + 1 रखेंगे b1 मिलेगा, n की जगह अगर हम m + 2 रखेंगे तो b2, इस तरह से हमें b3 b4 b5 सब मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए अगर हम देखें यहाँ स्पेस नहीं है, वैसे अगर हम मैपिंग अगर देखें, देखिए इधर क्या है, हालांकि देखिए इसी से क्लियर होता है और मैपिंग भी चाहे तो हम बना सकते हैं। देखिए इधर क्या है, देखिए 1 2 3, और इधर क्या है यहाँ पर a1 a2, तो 1 पे तो हमें ये मिला, 2 पे, इस तरह से देखिए यहाँ पर m तक हमें क्या मिल जाएगा, m तक तो ये मिलेगा। तो यहाँ पर इस तरह की मैपिंग बनेगी। तो देखिए यहाँ पर क्लियर आप देख सकते हैं कि ये 1 1 मैपिंग है, एक एक ही है, और इधर कोई खाली नहीं रहेगा, हमें इसका जो आउटपुट है वो इसके इक्वल मिलेगा। हमें यहाँ पर देखिए आउटपुट में देखिए a1 a2 am, ये ए के सभी यहाँ से यहाँ तक के सभी मिल गए। उसके बाद देखिए b1 b2 b3 b4 जो भी है, b के भी सभी एलिमेंट्स मिल गए। तो हम कह सकते हैं कि इस फंक्शन का जो आउटपुट है, रेंज, परिसर, वो किसके इक्वल है, इस a यूनियन b के इक्वल है। और परिसर जब सह प्रांत के बराबर होता है तो वो आच्छादक होता है। तो देखिए बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, और चाहे तो यहाँ पर आप मैपिंग भी बना सकते हो, है ना, ये आप पे डिपेंड करेगा, चाहे तो आप मैपिंग बना सकते हो। मैपिंग इस तरह से बनेगी, देखिए देखिए यहाँ फंक्शन जो भी डिफाइन है किससे किस में है, देखिए एन से ए यूनियन बी में। अब देखिए इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं, a1 है, फिर a2 है, फिर क्या है, देखिए am, और फिर उसके बाद देखिए b1 आ जाता है, b2 आ जाता है, इस तरह से। और यहाँ पर क्या है, देखिए नेचुरल नंबर 1 2 3 है ना, 1 2 के बाद देखिए कहाँ तक है, इसमें हम m तक लेंगे, फिर उसके बाद देखिए हमने m + 1 लिया, फिर देखिए m + 2 लिया, इस तरह से देखिए इस n के एलिमेंट्स होंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं 1 पे हमें क्या मिला था, 1 पे हमें क्या मिला था,
देखिए 1 पे हमें मिला था यहाँ पर A1, और देखिए 2 पे हमें क्या मिला था A2, एम पे हमें क्या मिला था m+1 पे ये। तो इस तरह से देखिए तो हमें यहाँ पर एक एलिमेंट पर एक एलिमेंट ही मिल रहा है, दैट इज 1 1 हो गया, एक एक ही हो गया। एक अवयव पर जब एक ही मिलता है, हाँ जब दो अवयव पे m+1 पे b1 मिल रहा है, और सपोज कीजिए यहाँ पर m+2 पे भी अगर b मिल जाए b1, इन दोनों पर अगर b1 मिल जाए तो फिर इसे कहते हैं मेनी वन, बहु एक एक ही। तो यहाँ पर देखिए ये मैपिंग है, और यहाँ पर देखिए इसमें कोई भी एलिमेंट ब्लैंक नहीं रहेगा। ब्लैंक का मतलब कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जिसकी प्री इमेज इधर न हो, हर एक एलिमेंट इधर ज्वाइन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसमें कोई भी खाली नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये कवर हो जाएगा पूरा। तो हम इस मैपिंग को कहते हैं देखिए एक एक ही आच्छादक 1 1 on 2। ये तो देखिए काफी पुरानी बात हो गई, छोटी क्लास की बात हो गई। तो देखिए इसको यहाँ पर हम एडजस्ट नहीं कर सकते, है ना, यहीं लिख लीजिए, बना लीजिए। तो क्या लिखेंगे, लिखिए आप क्लियरली एफ सच दैट n2 A union B is 1 1 on 2। लिख लीजिए क्लियरली एफ सच दैट n2 A union B is 1 1 on 2 implies दैट। अब देखिए ये 1 1 on 2 है, एक एक आच्छादक है, ऐसी कंडीशन में ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट हो जाएंगे। A इज इक्विवेलेंट टू n। हालांकि इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, A B के इक्विवेलेंट है तो B A के इक्विवेलेंट होता है, ये एक सिमेट्रिक रिलेशन होता है। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों आपस में क्या हो गए, है ना, ये दोनों यहाँ पर ये दोनों क्या हो जाएंगे, इस 1 1 on 2 कंडीशन में इक्विवेलेंट हो जाएंगे। और A अगर n के इक्विवेलेंट है, A किसके इक्विवेलेंट है, n के, तो फिर यहाँ पर देखिए जो n के साथ इक्विवेलेंट का रिलेशन है ना, इस तुल्य का रिलेशन है ना, ये तुल्यता का रिलेशन है, तो फिर ऐसी कंडीशन में वो क्या हो जाता है, गणनीय हो जाता है, काउंटेबल। तो यहाँ क्या कह सकते हैं, A इज काउंटेबल, इंप्लाइज दैट A क्या है, देखिए गणनीय समुच्चय है। तो देखिए ये सेकंड केस था, और इस सेकंड केस में हम देखिए यहाँ पर क्या लेके चले थे, जब A और B में कोई भी कॉमन नहीं है। तो देखिए बहुत अच्छी थ्योरम है, समझने लायक थ्योरम है। A और B में यहाँ पर हम ये वाला केस देख रहे हैं, B को इनफाइनाइट लेके चले थे, तो B अगर इनफाइनाइट है तो उसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे। A तो यहाँ पर फाइनाइट है तो फाइनाइट एलिमेंट्स ले लिए, दोनों का यूनियन हमें निकालना है। इस केस में हमने यूनियन निकाला जब दोनों में कोई कॉमन नहीं है। इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है तो हम जब यूनियन निकालेंगे तो इसके भी सारे एलिमेंट्स ले लेंगे और इसके भी सारे एलिमेंट्स हम ले लेंगे। हमने यूनियन में देखिए सभी एलिमेंट्स ले लिए। इसकी भी जनरल टर्म हम देख सकते हैं क्योंकि ये काउंटेबल सेट के एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने एक फंक्शन डिफाइन किया और उस फंक्शन की वैल्यू जब हमने निकाली तो इस तरह की मैपिंग हमें मिली, और जब इस तरह की मैपिंग मिल जाती है तो वो 1 1 on 2 मैपिंग होती है, एक एक ही आच्छादक फलन होता है। और ऐसी कंडीशन में ये दोनों क्या हो जाते हैं, इक्विवेलेंट हो जाते हैं। और इक्विवेलेंट हो जाते हैं, ए किसके इक्विवेलेंट हो गया, एन के, तो फिर ए क्या हो गया, काउंटेबल, गणनीय समुच्चय। अब देखिए यहाँ पर हम इस वाले केस पे फोकस करेंगे। अब हम बात करेंगे ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल 5, दैट इज उसमें कोई ना कोई कॉमन पार्ट हमें मिल जाता है। तो देखिए केस सेकंड पे हम देखेंगे, वैसे ये सेकंड केस चल रहा है, ये है देखिए सेकंड केस, और ये कौन सा केस है, देखिए फर्स्ट केस। अब यहाँ पर देखिए ए यूनियन बी जब हम निकाल रहे हैं तो उसके भी दो हम केस देख रहे हैं, स्पेशल केस हम देख रहे हैं, जिसमें देखिए पहला केस हमने देख लिया था, है ना। चाहे तो हम यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट हम दे सकते हैं इसको, यह है पहला पॉइंट केस सेकंड का, है ना, फर्स्ट पार्ट। अब देखिए हम केस सेकंड का कौन सा पार्ट देखेंगे, सेकंड। और यहां पर हम क्या लेंगे, यहां हमने कौन सा केस लिया था, इसमें देखिए ए इंटरसेक्शन बी इक्वल 5। अब हम क्या लेंगे, अब यदि ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल 5, अब यहां देखिए दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा। अब जब दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन हमें मिलेगा, उस कंडीशन में हमें ए यूनियन बी पर फोकस करना है। तो यहां पर देखिए
जब दोनों में कोई कॉमन मिलेगा तो ऐसी कंडीशन में, देखिए हम वेन डायग्राम से हम इसे समझेंगे। एक वेन डायग्राम में बना देता हूं, देखिए ये देखिए, और आपको ये पता होना चाहिए, देखिए जब दोनों में कॉमन होता है इस तरह से, देखिए यहां पर कोई ना कोई कॉमन पार्ट हमें मिल जाता है इस तरह से, और ये जो बीच वाला पोर्शन होता है यही होता है दोनों का कॉमन पार्ट। यहां पर हम कौन सा केस देख रहे हैं, यहां हम वो वाला केस देख रहे हैं कि हमें कोई ना कोई कॉमन पार्ट मिल जाए। ये लीजिए, तो यहां पर आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, देखिए यहां पर ये सेट जो है, ये बाहर वाला, ये इधर वाला ए है और ये क्या है बी। यहां पर देखिए ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल 5, इसका मतलब यहां पर कोई ना कोई कॉमन पार्ट हमें मिलेगा, और ये कॉमन पार्ट जो है देखिए इस तरह से है, ये है देखिए दोनों का कॉमन पार्ट, है ना। वेन डायग्राम आपने देखे होंगे। और इसमें देखिए आपको एक बात और बता देता हूं, ये वाला जो पोर्शन होता है देखिए ये होता है a माइनस बी, और ये वाला पोर्शन क्या होता है देखिए b माइनस ए, और यहां पर ये जो पोर्शन होता है देखिए, ये वाला जो पोर्शन होता है ये होता है a इंटरसेक्शन b। अब देखिए यहां पर, हालांकि देखिए इसकी यहां जरूरत नहीं होगी, ये वाला जो पार्ट है देखिए इसको हम मान लेते हैं कि ये b1 है। क्या है ये b1। यहाँ ये जो b माइनस ए वाला पार्ट है ना, b में से अगर हम a इंटरसेक्शन b को हटा देते हैं, देखिए यहाँ अगर इस b में से अगर इस a वाले पोर्शन को हटा देते हैं तो ये जो बचता है ये b माइनस ए होता है, और इस b माइनस ए को हम किससे डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर b1 से। अब देखिए यहाँ पर हम ये कॉमन पार्ट क्यों देख रहे हैं, ये बीच में हमने कॉमन पार्ट क्यों देखा, क्योंकि दोनों का इंटरसेक्शन 5 नहीं है, इस केस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए थ्योरम कितनी आसान है, अब यहां पर आप समझें, बहुत मजेदार थ्योरम है। देखिए इस वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग हम यहां पर आगे बढ़ेंगे। चलिए यहां पर देखिए, हम B1 की अगर हम बात करें तो देखिए ये B1 किसका सबसेट है, B1 देखा जाए तो यहां B1 किसका सबसेट है, B का सबसेट है। तो देखिए सबसे पहले हम मान लेते हैं, देखिए यहाँ B1 हम B का सबसेट लेंगे, और उसके बाद अगर हम A माइनस बी में अगर हम B1 अगर हम मिला दें तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाता है, अच्छा A में अगर हम ये मिला दें, ठीक है। तो वैसे देखिए ये यहाँ लिख देता हूँ, देखिए ये वाला पोर्शन होता है देखिए B माइनस ए, और वैसे देखिए इसको हटा देते हैं हम, ये तो आपको सबको पता है, कॉमन सी बातें हैं, है ना। ये वाला पोर्शन होता है B माइनस ए, और ये वाला होता है A माइनस बी, और बीच वाला होता है A इंटरसेक्शन B, चाहे तो आप लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये जो B1 है, यानी अगर हम B में से अगर हम देखिए A इंटरसेक्शन B अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें, है ना, B में से अगर हम दोनों का कॉमन, ये B है और B में से अगर हम दोनों का कॉमन, चलिए थोड़ी देर के लिए मैं इन दोनों को हटा देता हूं, ये डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है। ये हटा देते हैं देखिए थोड़ी देर के लिए। अब आप यहां पर देखें, इस वेन डायग्राम को आपको देखना है, ये बीच वाला पोर्शन है, इंटरसेक्शन भी होता है। अगर हम यहां पर देखिए, अगर इस B में से ये पूरा का पूरा सर्कल किसका है, देखिए B का है, और इसमें से अगर ये बीच वाला अगर हम हटा दें, B में से अगर हम A इंटरसेक्शन B को रिमूव कर दें तो ये B1 वाला पोर्शन बच जाता है। तो यहाँ पर देखिए B1 हम क्या मान रहे हैं, ये B में से अगर हम दोनों का कॉमन हटा देते हैं तो जो भी हमें मिलेगा उसी को हम यहाँ पर B1 मान रहे हैं, यानी इस वाले पोर्शन को हमने क्या माना है, B1। तो चलिए ये B1 है। अब देखिए तब क्या होगा, तब देखिए B1 किसका सबसेट हो जाएगा, B1 यहां B का सबसेट हो जाएगा।
कॉमन सी बात है। अगर B1 को हम ये वाला पोर्शन अगर हम B1 ले लेते हैं तो B1 क्या होगा, B का सबसेट होगा। और B क्या है यहाँ पर, B है देखिए काउंटेबल सेट, B इज काउंटेबल, B है यहाँ पर गणनीय समुच्चय। और एक थ्योरम हमने इससे पहले देखी थी, देखिए उस थ्योरम में हमने क्या सीखा था, जो काउंटेबल सेट होता है उस काउंटेबल सेट का जो सबसेट होता है वो भी काउंटेबल होता है। जितने भी गणनीय समुच्चय है, गणनीय समुच्चय का उपसमुच्चय गणनीय होता है। तो यहाँ पर देखिए, इससे देखिए ये B1 क्या है, B1 इज ए सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट। तो इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब है देखिए B1 इज काउंटेबल, क्या हो जाएगा, B1 गणनीय समुच्चय होगा। देखिए कितनी मजेदार थ्योरम है और कितनी आसान थ्योरम है। B1 इज काउंटेबल क्योंकि यह काउंटेबल का सबसेट है, B का सबसेट है। अब यहां पर देखिए कितनी मजेदार बात और हम देखेंगे। अब यहां क्या होगा, देखिए थ्योरम बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। अब यहां A क्या है, देखिए A इंटरसेक्शन B1, A क्या है देखिए फाइनाइट है, A इज फाइनाइट। कैसे, ये तो दे रखा है, स्टार्टिंग में हमने A को क्या माना था, फाइनाइट, वो अभी तक भी फाइनाइट है, ठीक है। अब देखिए B1 क्या है, A1 तो फाइनाइट है और B1 क्या है, काउंटेबल है। B1 क्या है देखिए गणनीय है, काउंटेबल है। B1 काउंटेबल क्यों है, क्योंकि ये काउंटेबल सेट B का सबसेट है, और हालांकि लिख भी रखा है। और देखिए अगर हम इनके इंटरसेक्शन की बात करें, देखिए एक और मजेदार बात आप देखें, A तो फाइनाइट है और B काउंटेबल है, B नहीं B1, B तो काउंटेबल है, ये तो दे रखा है, लेकिन B1 क्या है, यहाँ पर B का सबसेट है, तो B1 भी यहाँ काउंटेबल होगा, लिख दिया, बता दिया। अब देखिए यहाँ पर अगर हम A इंटरसेक्शन B1 की बात करें, देखिए A का पोर्शन कौन सा होगा, ये जो पोर्शन है देखिए ये पूरा पोर्शन A का है, और उधर वाला जो बचा हुआ हिस्सा है वो होता है B1। वो हमने ये वाला पोर्शन क्या माना है, B1 इधर वाला। तो B1 में और A में तो कोई कॉमन नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो A इंटरसेक्शन B1 है ये है नॉट इक्वल फाई है। अब देखिए केस सेकंड का जो पहला पॉइंट था, केस सेकंड का पहला पॉइंट क्या था, दो सेट इस तरह से हो A और B जिनमें कोई भी कॉमन नहीं, ठीक है, A और B में कोई भी कॉमन नहीं है। A इंटरसेक्शन B क्या है, यहाँ पर फाई है। A क्या है, फाइनाइट, और B क्या है, काउंटेबल। तो फाइनाइट और काउंटेबल सेट का जब इंटरसेक्शन फाई आता है तो ऐसी कंडीशन में हमने A यूनियन B को क्या बताया था, एक मिनट, यहाँ A यूनियन B होगा, देखिए जल्दबाजी में ये लिख दिया था मैंने, तो यहाँ तो इसको हम कहेंगे ना, ये थोड़ा सा यहाँ पर आप करेक्शन कर लीजिए, कभी कभी देखिए जल्दबाजी में इस तरह से लिखने में आ जाता है। ये लीजिए यहाँ पर ये करना पड़ेगा हम, तो यहाँ पर ये 1 1 on 2 था, तो इन दोनों में क्या हो जाएगी, देखिए इस तरह का इक्विवेलेंट का रिलेशन होगा, तो ये एन के इक्विवेलेंट है तो ये काउंटेबल होगा, ठीक है। तो आप करेक्शन कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या बता रहा था, ए और बी में कोई कॉमन नहीं है, तो ये फाई है। तो यहाँ पर देखिए जब इन दोनों का इंटरसेक्शन फाई होता है तो फिर यहाँ पर ऐसी कंडीशन में हमें क्या मिलता है, ए यूनियन बी, यानी इनका जो यूनियन है वह हमें काउंटेबल मिल जाता। लेकिन यहाँ पर ए और बी क्या है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ए क्या है, फाइनाइट, और बी क्या है, काउंटेबल। तो फाइनाइट और काउंटेबल सेट का इंटरसेक्शन जब फाई होता है तो ऐसी कंडीशन में उनका यूनियन काउंटेबल बन जाता है। तो क्या सीखा हमने, केस सेकंड के फर्स्ट पार्ट से क्या सीखा, एक बार फिर आप समझ लें। एक फाइनाइट सेट और एक काउंटेबल सेट का इंटरसेक्शन जब फाई होता है तो ऐसी कंडीशन में उनका यूनियन क्या बन जाता है, काउंटेबल बन जाता है। वही बात देखें यहाँ पर हम देखेंगे, ये क्या है, फाइनाइट, और B1 क्या है, काउंटेबल। B1 क्या है, काउंटेबल, और A क्या है, फाइनाइट। और देखिए दोनों का यहाँ पर अगर हम ये देखें, एक मिनट, यहाँ तो फाई आएगा, देखिए क्या है यहाँ पर फाई है,
नॉट इक्वल नहीं है, यहाँ पर फाई है, क्योंकि इसमें और इस वाले पोर्शन में कोई कॉमन नहीं है। ये वाला पार्ट है ए का और ये वाला है देखिए B1, दोनों पार्ट में कोई भी कॉमन नहीं है, इसलिए यहाँ पर आप फाई कीजिए, है ना। पहले मैंने नॉट इक्वल कर दिया था, तो आप यहाँ पर करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पर क्या है फाई। अब यहाँ पर देखिए इस स्टेटमेंट को आप समझे, ए क्या है यहाँ पर फाइनाइट और बी क्या है यहाँ पर काउंटेबल। फाइनाइट और काउंटेबल का इंटरसेक्शन फाई आता है, तो फिर इनका यूनियन क्या हो जाएगा, इनका यूनियन काउंटेबल हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, लिखें आप, अतः केस सेकंड के पार्ट 1 के अनुसार, है ना। केस सेकंड का पार्ट 1 मैंने आपको बताया था, फाइनाइट सेट इंटरसेक्शन काउंटेबल सेट जब फाई आ जाता है तो ऐसी कंडीशन में इन दोनों का यूनियन काउंटेबल होता है। यही हमने केस सेकंड के पार्ट 1 में प्रूफ किया है। तो यहां पर केस सेकंड के पार्ट 1 के अनुसार क्या होगा, पार्ट 1 के अनुसार ए यूनियन, इन दोनों का यूनियन, ए यूनियन B1 क्या हो जाएगा, ए यूनियन B1 गणनीय होगा। चलिए इसी पेज पर हम इस थ्योरम को कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए ए यूनियन B1 अगर गणनीय है, अब देखिए ए यूनियन B1 क्या है यहाँ पर, फिर आप इस वेन डायग्राम को देखें। इस वेन डायग्राम को आप देखिए, ये रहा ए और ये वाला पोर्शन रहा B1, दोनों को आप, दोनों का यूनियन आप ले लीजिए, है ना। दोनों का यूनियन लोगे तो देखिए ये वाला पूरा एरिया कवर हो जाएगा, ये पूरा कवर हो जाएगा, और ये तीनों पार्ट मिलकर क्या बनाते हैं, ए यूनियन बी। ठीक है, ये तो आपको पता होना चाहिए, तीनों पार्ट मिलकर क्या बनाते हैं, ए यूनियन बी। तो यहाँ पर देखिए ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, काउंटेबल। और इसका कारण मैं बता देता हूं साइड में, ए यूनियन B1 अगर इस ए में अगर ये B1 को मिला दें तो हमें क्या मिल जाता है, हमें मिल जाता है यहाँ पर ए यूनियन बी। तो वेन डायग्राम से आप देख सकते हैं ये रिजल्ट बिल्कुल आसान है। इसको हमने देखिए काउंटेबल बता दिया, तो ये भी काउंटेबल हो जाएगा क्योंकि ये दोनों तो इक्वल सेट हैं। ठीक है, तो देखिए थ्योरम बहुत आसान, थोड़ा सा फास्टली हम इसे समझ लेते हैं। यहाँ बी क्या था, देखिए बी एक काउंटेबल सेट था, ए क्या था, फाइनाइट। ए तो फाइनाइट है, ये लास्ट तक फाइनाइट रहेगा, फाइनाइट सेट चेंज नहीं होता। जो काउंटेबल होता है वो फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। अब यहाँ पर बी अगर फाइनाइट है तो फिर ए यूनियन बी भी फाइनाइट हो जाएगा, और ए यूनियन बी फाइनाइट होते ही वो क्या बन जाएगा, काउंटेबल। तो ये पहला केस तो देखिए बहुत आसान था। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर हम किस पे चले थे, सेकेंड केस पे। बी को क्या लिया था, इनफाइनाइट। बी अगर इनफाइनाइट है तो उसमें देखिए हम बी को हम ए से मान सकते हैं, बी में इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे, और यहाँ ए तो फाइनाइट है तो हम उसको एम पर ब्रेक कर देंगे ना, एम पे स्टॉप कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों का जब हम यूनियन लेंगे, इन दो बातों पर विचार करेंगे, दोनों में कॉमन नहीं है और दोनों में यहाँ पर कुछ ना कुछ कॉमन है। तो पहला केस हम क्या लेंगे, दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है। तो देखिए जब पहला केस हम ले रहे हैं, दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है तो इंटरसेक्शन क्या होगा, फाई होगा। और जब दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है तो इस कंडीशन में ए यूनियन बी इस तरह से निकल जाएगा, ए के एलिमेंट्स भी आ जाएंगे, बी के भी आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हम एक फंक्शन इस तरह से डिफाइन करें तो ये फंक्शन क्या हो जाता है, और ये फंक्शन किससे किस में है, एन से ए यूनियन बी में है। तो ये फंक्शन जब एन से ए यूनियन बी में है और इस तरह से अगर हम लेते हैं तो ये फंक्शन क्या बन जाता है, इस तरह से मैपिंग मिलती है तो ये क्या होता है 1 1 on 2। तो ये फंक्शन क्या बन जाता है 1 1 on 2। तो ऐसी कंडीशन में ये ए यूनियन बी किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, किसके तुल्य हो जाएगा, एन के तुल्य हो जाएगा। और जो समुच्चय एन के तुल्य होता है वो गणनीय समुच्चय होता है, काउंटेबल। ए यूनियन बी को हमने क्या बता दिया, काउंटेबल। अब देखिए हम चलते हैं किस पर, केस सेकंड पे। केस सेकंड में हम कौन सा केस ले रहे हैं, यहाँ पर ये केस सेकंड ही है। वैसे केस सेकंड का हम सेकंड पॉइंट इस पर हम डिस्कस करेंगे, जब ए और बी में कोई ना कोई कॉमन है, कॉमन है तो नॉट इक्वल फाई होगा। तो चलिए हमने यहाँ पर ये वाला केस लिया है ना, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये वाला केस हम देख रहे हैं, ये देखिए।
तो यहाँ पर देखिए ए इंटरसेक्शन बी में कोई ना कोई कॉमन है तो इस तरह से डायग्राम बनेगा, है ना। बीच वाला पोर्शन कॉमन है, ये वाला जो हिस्सा है इधर वाला, इसको हमने क्या मान लिया, ये B1 है, इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको हम B1 से। अब देखिए यहाँ पर अगर हम B1 की बात करें तो देखिए B1 हमने ये माना है, इस तरह से माना है ना। ये जो भी पोर्शन है ये B में से ये वाला पोर्शन सब्ट्रैक्ट करने पे मिलता है ना। इस B में से ये वाला A इंटरसेक्शन B वाला जब हम रिमूव कर देते हैं तो B1 मिल जाता है। तो देखिए B1 को अगर हम इस तरह से लेते हैं तो यहाँ B1 B का सबसेट बन जाता है, और B1 B का सबसेट बनेगा, और B क्या है यहाँ पर काउंटेबल सेट है, तो फिर यहाँ पर B1 भी काउंटेबल हो जाएगा, क्योंकि ये काउंटेबल है तो काउंटेबल का सबसेट भी काउंटेबल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ इसकी मैं बात कर रहा हूँ। देखिए ये जो भी बात है इस पे आप फोकस करें। ए क्या है यहाँ पर फाइनाइट, और B1 क्या है काउंटेबल। तो फाइनाइट सेट और काउंटेबल सेट में जब कोई भी कॉमन नहीं होता है तो ऐसी कंडीशन में उन दोनों का यूनियन काउंटेबल बन जाता है। ये बात हमने यहाँ पर देखी थी। यहाँ देखिए ये फाइनाइट है, ये काउंटेबल है, दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, यानी फाइनाइट और काउंटेबल का इंटरसेक्शन जब 5 होता है तो आगे चलकर उनका यूनियन क्या बन जाता है, काउंटेबल। तो देखिए यहाँ पर फाइनाइट है और B1 काउंटेबल है, और दोनों में देखिए कोई भी कॉमन नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में इन दोनों का यूनियन क्या बन जाएगा, काउंटेबल बन जाएगा। तो ये बात देखिए केस सेकंड के पार्ट फर्स्ट के अनुसार A यूनियन B1, इन दोनों का यूनियन क्या बन जाएगा, काउंटेबल। और A यूनियन B1 को अगर हम देखें तो A और B1 मिलकर क्या बनाते हैं, A और B1 मिलकर A यूनियन B बनाते हैं। तो यहाँ पर ये तो इसके इक्वल है, ये काउंटेबल है तो ये भी काउंटेबल हो जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स हर एक कंडीशन में यहाँ पर हमने A यूनियन B को क्या बता दिया, काउंटेबल बता दिया। तो लास्ट में हम क्या कह सकते हैं, फाइनली क्या कह सकते हैं, प्रत्येक स्थिति में लिखें आप, लास्ट लाइन अब लिख लीजिए, प्रत्येक स्थिति में A यूनियन B क्या है, काउंटेबल है, गणनीय है। अतः क्या सिद्ध हो जाता है, क्या प्रूफ हो जाता है, एक तो फाइनाइट, एक परिमित समुच्चय। इसके बाद तो आप थ्योरम का स्टेटमेंट लिख दीजिए, एक परिमित समुच्चय तथा एक गणनीय समुच्चय, काउंटेबल सेट। का जो यूनियन है, संघ, क्या होता है, काउंटेबल होता है। ये लीजिए, और यही हमें प्रूफ करना था, एंड प्रूफ। तो देखिए स्टूडेंट बहुत सिंपल सी थ्योरम थी। तो देखिए इसी के साथ ये थ्योरम प्रूफ हो जाती है, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट थ्योरम देखेंगे। थैंक यू सो मच।